छत पे खड़ी होकर बहू अनामिका पड़ोसियों के छत पर धूप में सुखाए जाने वाले पापड़ों को देखकर कहने लगती है, अरे पापड़ देखकर ही मुझे खाने का मन हो रहा, पर कैसे लूं? कैसे भी मुझे इसे चुराना होगा। सोच ही रही थी कि तभी सासू माँ शारदा वहाँ पे आती है। इस तरह अगर तुम देखती रहोगी तो पेट नहीं भरेगा। पैसे वाले इसे खरीद के खाते हैं, गरीब लोग इसे सुखा के खाते हैं और हम जैसे चोर चोरी करके खाते हैं। क्या कहती हो बहू? सास बहू बातचीत कर ही रही थी, तभी प्रसाद और रमेश उनके पास आते हैं। उन्हें देखकर, क्या बात है, तुम बाप बेटे को भी पापड़ खाना है क्या? शारदा, हम पापड़ खाने नहीं, तुमसे बात करने आए हैं। हाँ तो बताइए। लगातार एक के बाद एक शादियां हैं और सब में हमें जाना ही पड़ेगा। साफ साफ कहिए जरा। तुम सास बहू को अब से नमक, दाल, पापड़, चटनी, चूरन ये सब चोरी करने की जरूरत नहीं। अब से घड़ी, गहने, साड़ी ये सब चोरी करनी होगी, तब तो दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने सम्मान बढ़ेगा। हाँ, हमें थोड़ा दिखावा तो करना पड़ेगा। अगर दिखावा ही करना है फिर माँ जी मेरे हिसाब से तो शॉपिंग मॉल ही हमें लूटना पड़ेगा। शॉपिंग मॉल कैसे लुटे बहू रानी? कोई चॉकलेट है या माचिस का तिल्ली कि उठाए और बैग में रख लिए? शॉपिंग मॉल है बहू। तुम सास बहू अगर चाह ली ना तो जान लो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम लोग चोरी करोगी ना तो पुलिस भी आके तुम्हें पकड़ नहीं सकती। ऐसा कहकर प्रसाद और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। फिर सास बहू छत पर ही परिकल्पना करने लगी। फिर काफी देर सोच विचार करने के बाद उन दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया। फिर एक दिन जब करीबन 11 बज चुके थे तब सास बहू रेडी हो जाती है और दोनों शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाती हैं। फिर शॉपिंग मॉल को देखती है, वो काफी बड़ा मॉल था। माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बहू, हम पहली बार थोड़ी चोरी कर रहे हैं। पहली बार तो नहीं, पर इससे पहले हमने छोटी छोटी चीजें चोरी की है। पहली बार हम इतने बड़े शॉपिंग मॉल को लूटने आए हैं माँ जी। अरे बहू, 2 दिन पहले ही हमने लूटने की इतनी परिकल्पना की, तुम सब भूल गई क्या? नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो सब याद है। अगर अभी आप पूछेंगे भी तो मैं एक एक करके सब बताने को तैयार हूँ। नहीं, कहने की जरूरत नहीं, तुम बस कर दो, वही मेरे लिए काफी होगा। पहले दोनों इस तरह से बातचीत करती है, फिर बड़े से शॉपिंग मॉल को देखकर हाथ जोड़ के कहने लगती है, हे हनुमान जी, हमें धैर्य, शक्ति, ताकत देना, रक्षा करना। इस तरह विनती करके वो दोनों शॉपिंग मॉल की तरफ जाती है। सास बहू जब चल के जा रही थी तभी उन्हें एक घड़ी की दुकान दिखती है। फिर सास बहू एक दूसरे को देखने लगती है। आंखों ही आंखों में इशारा करके वो दोनों घड़ी की दुकान में जाती है। सीसी कैमरा को देखे बिना ही पहले वो मालिक को देखने लगती है। आइए, आप लोगों का चेहरा तो बहुत चमक रहा है, लगता है पहली बार आए हैं। आज की बहू नहीं लगता आपके हाथों ही होगी। मेरी बहू के लिए थोड़ी महंगी घड़ियां जरा दिखाइए। वो तो मैं दिखा दूंगा, पर किस रेंज में चाहिए? दाम चाहे कितने भी क्यों ना हो, पर वो महंगी और अच्छी दिखने में चाहिए। ठीक है मैडम। ऐसा कहकर वो घड़ियां दिखाने लगता है। शारदा अनामिका खुश होकर उन घड़ियों को देखने लगती हैं। एक एक घड़ी की कीमत के बारे में वो दोनों पूछताछ करती हैं। शारदा एक घड़ी उठाकर अपने हाथ में पहनती है। ये देखकर अनामिका हैंडबैग सामने रखकर फोन करती है। शारदा का फोन बजने लगता है। हेलो, कौन? यहाँ पे सिग्नल ठीक से नहीं है, कौन है? ऐसा कहकर शारदा दुकान के बाहर निकल आती है। दुकानदार परेशान हो जाते हैं। दुकान के मालिक देखते हैं शारदा फोन लेके बाहर जा रही है तो वो भी शारदा के पीछे पीछे बाहर निकल आते हैं। यही सही मौका है। जल्दी अनामिका सभी महंगी घड़ियां अपने हैंडबैग में रख लेती है और वो दुकान से बाहर निकल जाती है। जब तक दुकान के मालिक लौट आता है, देखता है अनामिका दुकान में है नहीं। वो तो अपना सर ही पकड़ लिया। थोड़ी दूर पे ही सास बहू जाके एक जगह मिलती है, फिर घर लौट जाती है। फिर उन्होंने चोरी की घड़ियों को अपने पतियों को दे देती है और वो घड़ी बेचने चले जाते हैं। 1 घंटा हो जाने के बाद सास बहू फिर से साड़ी के दुकान में जाती है। बाबू, इस साड़ी की कीमत क्या है? 25,000 मैडम, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है बाबू, मेरी बहू को भी एक साड़ी दिखाना। माँ जी, मुझे लेकिन 50,000 की साड़ी चाहिए। ठीक है मैडम, दिखाता हूँ।
ऐसा कहकर वो सेल्समैन अनामिका को साड़ी दिखाता है। अनामिका को साड़ी बहुत पसंद आती है। मेरे लिए ये साड़ी और बहू के लिए ये साड़ी ठीक है। ट्रायल रूम किधर है? वो रहा मैडम, उस तरफ है। मैं काउंटर पे इंतजार कर रहा हूँ। सेल्समैन वहाँ से चला जाता है। सास बहू ट्रायल रूम के पास चली जाती है। फिर ट्रायल रूम में बैठकर वो सोचने लगती है जो परिकल्पना की थी उसके बारे में। शारदा आवाज बदल के शॉपिंग मॉल के उस दुकान के नंबर पे फोन लगाती है। हेलो, कृष्णा शॉपिंग मॉल, आपके दुकान में बॉम्ब है, 2 मिनट में वो फटने वाला है। ऐसा कहकर वो फोन काट देती है। ये सुनकर दुकान के मैनेजर डरते हुए, दुकान के अंदर किसी ने बॉम्ब रखा हुआ है, जल्दी दुकान खाली कीजिए, बाहर निकलिए। इस तरह से वो जोर जोर से चिल्लाते हैं। दुकान के अंदर के सारे लोग डर के मारे वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। सास बहू भी उसी भीड़ में घुस जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। 1 घंटा विश्राम करती है, फिर नकली पैसे लेकर वो गहनों की दुकान में जाती है। आइए आइए मैडम, आप लोगों का हमारे दुकान में बहुत स्वागत है। हमें जरा गहने दिखाइए। ऐसा कहकर वो पैसों का बंडल दुकान के मालिक को दिखाती है। गहनों के दुकान के मालिक उत्साहित होकर उन्हें गहने दिखाने लगते हैं। सास बहू सोने के गहने लेकर पैसों का बंडल दुकान के मालिक को दे देती है। इज्जतदारों की तरह सास बहू नमस्ते कहकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर सास बहू चाबी समेत वहाँ पे एक स्कूटी खड़ी देखती है। फिर देर न किए बिना वो स्कूटी लेकर सास बहू वहाँ से फरार हो जाती है। सुनार के दुकान के मालिक जब पैसे गिनने के लिए पैसे कवर से निकालते हैं तो देखते हैं नकली है, बस जेरॉक्स पेपर है। हे राम, ऐसा कहकर वो अपना सर पकड़ लेते हैं। पर सास बहू तो वहाँ से घर चली जाती है। इस तरह सास बहू अपनी चालाकी से पूरे मॉल को ही लूट लेती है। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। वैसे तो पूरा घर बिजली की रोशनी से जगमगा रहा था, पर घर में प्रार्थना कक्ष में जहाँ श्री राम थे वहाँ अंधेरा था। हर दिन दीप जलाकर वहाँ अनामिका श्री राम की पूजा किया करती थी, पर 2-3 दिनों से उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो प्रार्थना कक्ष नहीं आ पाई। वहाँ कोई दिया नहीं जला, इसीलिए भगवान श्री राम खुद उस कमरे में मूर्ति से बाहर प्रकट हो गए। प्रिय अनामिका, तुमने आज तक कभी बिना बताए मुझे सब्जी मंडी तक नहीं गई, फिर अचानक से ऐसा तुम्हें क्या हो गया कि 2-3 दिनों तक तुम यहाँ पर आई नहीं? बिना तुम्हारे आवाज सुने, बिना प्रार्थना सुने, बिना तुम्हारे हाथ के प्रसाद खाए मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? तुम जहाँ भी रहो, बस मुझे एक बार अपने मन में याद करो, मैं तुरंत तुम्हारे सामने आके प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान राम वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन जब आधी रात थी, घने जंगल में एक पुराना घर था जो कि नष्ट हो चुका था। वहाँ पे एक पुराना लैंप लटका हुआ था। उस रोशनी में घर के एक कोने में अनामिका के हाथ पैर बांध के किसी ने फेंक दिया था। पूरे शरीर में उसे चोट लगी हुई थी। वो दर्द के मारे तड़प रही थी। प्रभु राम, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाती है। फिर चेहरे पे मास्क लगा के वहाँ पे अरविंद आता है। उसके बाएं हाथ में फोन था जो कि अचानक से बज उठा और उसके दाहिने हाथ में एक बड़ा सा लोहे का रॉड था। वो मोबाइल की तरफ देखता है, लिखा हुआ था होम मिनिस्टर कॉलिंग। जल्दी से वो फोन उठाता है। कहिए मैडम। अरविंद, अनामिका ने मुंह खोला क्या? अभी तक तो नहीं मैडम, 1 घंटा पहले ही सुशीला ने उसे बहुत मारा पर वो बेहोश हो गई। अभी मैं एक आयरन की छड़ी लेकर उसके पास जा ही रहा हूँ। जो आप सोच रही है वो जरूर हो पाएगा मैडम। देखो अरविंद, जब तक काम नहीं हो जाता है हमें अनामिका को कैसे भी जिंदा रखना होगा। चाहे तुम जितना भी पीटो, जैसे भी पीटो, बस वो मरनी नहीं चाहिए और हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है मैडम। ऐसा कहकर वो जमीन पे पड़ी हुई अनामिका के पास आता है। वो लोहे के रॉड से अनामिका के पीठ पर थपथपाया, पर अनामिका में कोई हलचल नहीं थी। फिर अरविंद को थोड़ी दूर पे एक लकड़ी के बेंच के ऊपर एक बाल्टी दिखता है। वो बाल्टी में पानी भर के ले आता है। फिर अरविंद उस बाल्टी में पानी भर के ले आता है और गुस्से के मारे जोर से उसके ऊपर डाल देता है। अनामिका बहुत ज्यादा डर गई थी। थके हारे हालत में अनामिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। देखो अनामिका, मेरे हाथों में इस तरह से मार ना खाके तुम अपनी संपत्ति सब लिख दो और मजदूरी करके अपना गुजारा कर लो। इस तरह अरविंद उसे बहुत समझाने की कोशिश करने लगा,
पर अनामिका उसकी एक बात नहीं सुनी। अनामिका के मंजूर ना होने पे अरविंद चढ़ जाता है। उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो लोहे का रॉड उठा के अनामिका को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे भगवान श्री राम खिड़की के पास आके प्रकट होते हैं। वो अपना हाथ उठाते हैं और एक पत्थर सीधा आके उस बत्ती को मारता है। तुरंत वो बत्ती वहीं पे टूट जाती है। इस बात से अनामिका को थोड़ी ताकत आती है। वहाँ उसे थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही थी। उसी की मदद से वो वहाँ से भागने लगी। अनामिका की भागने की आवाज अरविंद को सुनाई दे देती है। अरविंद भी अनामिका के पीछे पीछे भागने लगता है। उसके हाथ में बंदूक थी। वो अनामिका पे गोली चला देता है। श्री राम वहीं पे प्रकट हो जाते हैं और अनामिका की रक्षा के लिए वो अपना हाथ बढ़ा देते हैं। इसी के साथ गोली श्री राम के हाथ में लग के उसी गति से वापस अरविंद की तरफ जाने लगती है। ये देखकर अरविंद एक पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है। वो गोली आके सीधा पेड़ पे लगती है। श्री राम को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। प्रभु राम आप आए हैं। अगर बेटी किसी तकलीफ में हो और पिता को बुलाए तो क्या पिता वहाँ पे नहीं आते हैं? मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो। श्री राम की ऐसी बातें सुन के अनामिका अपने पायल की आवाज करते हुए आगे बढ़ने लगी। उधर पेड़ के पास बैठा अरविंद को अपने पास मौजूद चाकू की याद आई। जल्दी से वो चाकू निकालता है और जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ जोर से फेंकता है। जब चाकू तेज गति से अनामिका की तरफ आगे बढ़ ही रहा था, अनामिका अचानक से चलना बंद कर देती है क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो रहे थे। फिर श्री राम वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। अपनी शक्ति से वो चाकू की दिशा को घुमा देते हैं जिस तरफ अरविंद था। ये देखकर अरविंद भागने लगता है और जाके एक पेड़ से टकरा जाता है। अचानक से उसके चेहरे से वो मास्क गिर जाता है। अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है। उस रोशनी से दिखता है कि ये रमेश है। रमेश को देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। वो बस देखते ही रह जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उस सदमे से बाहर आती है। हे प्रभु राम, ये तो मेरे पति है। उसकी बातें सुन के श्री राम उस चाकू को हवा में ही अदृश्य कर देते हैं। तब तक शारदा उस पुराने घर पे एक कार से आती है। श्री राम की रोशनी से वो पूरा घर जगमगा रहा था। रमेश रोने लगता है। श्री राम और अनामिका खड़े खड़े उन्हें देख रहे थे। ये सब देखकर शारदा परेशान होके कहती है, अरे बेटा रमेश, क्या हुआ है? मुझे सब सच पता है माँ जी। आप मेरी जायदाद के लिए मुझे मारना चाह रही थी। अगर आप खुद मेरे पास आके मेरी जायदाद मांगती तो मेरी पूरी जायदाद मैं आपको दे देती। अगर आप खुशी खुशी प्यार से मुझसे एक बार भी कहती तो मैं पूरी जायदाद आपको लिख देती माँ जी। इसके बावजूद भी शारदा को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। वो अनामिका के पास गुस्से से आई और कहने लगी, ठीक है तो अब लिख दो, नहीं तो तुम मेरे हाथों में मरोगी। मुझे मेरे प्रभु राम पे पूरा भरोसा है। जब तक वो मेरे साथ है आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहकर अनामिका कस के शारदा को थप्पड़ लगाती है। शारदा वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। फिर प्रभु राम अपनी दिव्य शक्ति से सुरक्षित तरीके से जंगल से अनामिका को बाहर निकालते हैं। अगले दिन रमेश और शारदा दोनों दुखी होकर पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। तुम्हारी बातें सुन के मैं अच्छी दिल वाली मेरी पत्नी को मारने की कोशिश किया और अब लॉकअप में हूँ। अच्छा होता अगर मैं ही उसे कहता कि पूरी जायदाद तुम लिख दो। ऐसा कहकर रमेश रोने लगता है। प्रार्थना कक्ष में प्रभु श्री राम को अनामिका फूल फल चढ़ा के अच्छे से पूजा करती है। श्री राम की मूर्ति के सामने दीप जलाती है, अगरबत्ती जलाती है। प्रभु राम के सामने वो बहुत खुश होकर बैठी हुई थी। प्रभु राम, मेरे चढ़ाए हुए फलों को स्वीकार कीजिए। इस तरह कहने पे मूर्ति के अंदर से प्रभु राम निकल के प्रकट हो जाते हैं। प्रभु राम को इस तरह साक्षात देखकर अनामिका खुश होकर कहने लगी, पिता राम, आप यहाँ पे आए हैं। चलिए देर किए बिना प्रसाद ग्रहण कीजिए। तुमने प्रार्थना की, प्रसाद बनाया, मैं उसे बिना खाए कैसे रहूंगा? मैं जरूर उसे ग्रहण करूंगा, तुम मुझे खिला दो। प्रभु राम की इस तरह से कहने पर अनामिका की खुशी से आंखें भर आती है। वो प्रसाद अपने हाथ से खिलाने लगती है और प्रभु श्री राम भी आनंदित होकर अनामिका के हाथों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार।